इतिहास की सबसे बड़ी गलतियां अक्सर तब नहीं होती जब दुनिया युद्ध की घोषणा करती है, बल्कि तब होती है जब शांति की आखिरी कड़ी चुपचाप टूट जाती है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां खबरें शोर तो बहुत मचा रही हैं, लेकिन क्या हम उन खामोश संकेतों को देख पा रहे हैं जो इशारा कर रहे हैं कि हम 1939 के बाद के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। यह कहानी सिर्फ युद्धों की नहीं, उस भरोसे के टूटने की है जिसने हमें दशकों तक बचाए रखा। तो सवाल यह है कि क्या हम उन खामोशी के बीच खड़े हैं जो धमाकों से ठीक पहले आती है। इतिहास केवल जीत और हार का नाम नहीं है, यह मानवीय अहंकार और गलतफहमी की एक लंबी चेन भी है। सोचिए, एक नौजवान ऑस्ट्रिया के राजकुमार पर गोली चलाता है। एक छोटी सी घटना, लेकिन यूरोप की महाशक्तियां उस समय अहंकार के धागों से बंधी थीं। रूस को सर्बिया बचाना था, जर्मनी को ऑस्ट्रिया का साथ देना था और फ्रांस को अपनी पुरानी हार का बदला लेना था। किसी को युद्ध नहीं चाहिए था, लेकिन किसी को पीछे हटना भी नहीं आता था। देखते ही देखते 4 साल में 2 करोड़ लोग मिट्टी में मिल गए। यह द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स था, लेकिन इसने केवल अगले युद्ध की जमीन तैयार की। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो विजेताओं ने जर्मनी को एक कमरे में बंद करके उसे इतना अपमानित किया कि पूरा समाज बदले की आग में झुलसने लगा। जब एक आम इंसान की जेब में रखे पैसों की कीमत रद्दी कागज से कम हो गई तो उन्हें एक मसीहा की तलाश थी, जिसने उन्हें दूसरे विश्व युद्ध की भट्टी में झोंक दिया। आज हम जिस मोड़ पर हैं उसे समझने के लिए हमें थ्यूसिडाइड्स ट्रैप को समझना होगा। यह एक मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक थ्योरी है। जब एक उभरती हुई ताकत जैसे आज चीन, एक स्थायी ताकत जैसे अमेरिका, यानी जब एक उभरती हुई ताकत एक स्थायी ताकत को चुनौती देता है तो युद्ध की संभावना 70% से ज्यादा हो जाती है। पिछले 500 सालों में ऐसा 16 बार हुआ और 12 बार नतीजा सिर्फ महायुद्ध रहा। तो अगर हम युद्ध के आधुनिक स्तंभों की बात करें, जैसे प्रॉक्सी वॉर, यूक्रेन और गाजा जैसे मोर्चे असल में बड़ी ताकतों की शतरंज के विसार हैं। यहां हारना या जीतना सिर्फ जमीन का नहीं, साख का सवाल बन गया है। दूसरा है संसाधन यानी रिसोर्सेज। अब लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऊर्जा की है। और तीसरा है न्यूक्लियर डिटरेंस यानी परमाणु निरोध। इसे मैड MAD कहते हैं, यानी म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रैक्शन, यानी अगर आप मुझे मारेंगे तो मैं आपको खत्म कर दूंगा और हम दोनों साथ मरेंगे। यही डर आज युद्ध को रोके हुए, लेकिन यह डर तर्क पर टिका है और इतिहास गवाह है कि इंसान हमेशा तर्क से काम नहीं लेता। इतिहास साक्षी है कि दुनिया कभी भी अचानक युद्ध में नहीं कूदती। 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर धुएं के बादल छटे तब दुनिया ने एक कसम खाई थी, फिर कभी नहीं। इसी मलबे से पैदा हुई थी कोल्ड वॉर की कूटनीति। उदाहरण के लिए सोचिए 1960 के दशक का वह दौर, यानी क्यूबा मिसाइल संकट 1962 का, जब अमेरिका और रूस के बीच तनाव इतना था कि उंगली बस परमाणु बटन पर थी। दुनिया अपनी सांसें रोके खड़ी थी, लेकिन तब नेताओं ने महसूस किया कि बिना किसी नियम के पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। वहां से जन्म हुआ परमाणु संधियों का। यह सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, यह एक दूसरे की आंखों में झांक कर किया गया वादा था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अगर तुम मुझे नहीं मारोगे। दूसरा उदाहरण है वेनेजुला और ईरान का। हमें लगता है कि वेनेजुला में आर्थिक संकट या ईरान पर प्रतिबंध सिर्फ आज की बात है, लेकिन इसे एक बड़े कैनवास पर देखिए। शीत युद्ध के दौरान छोटे देश प्रॉक्सी यानी मोहरे हुआ करते थे, आज भी वही हो रहा है। जब अमेरिका वेनेजुला की सत्ता में बदलाव चाहता है या ईरान के तेल और परमाणु कार्यक्रम को घेरता है तो वह सिर्फ एक देश से नहीं लड़ रहा होता है, वह उस प्रभाव को बचाने की कोशिश कर रहा है जो रूस और चीन धीरे धीरे अपने पाले में कर रहे हैं। किंतु असली मोड़ तब आया जब हमने बातचीत की मेज छोड़ दी। 2019 में जब अमेरिका ने रूस के साथ INF इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी से हाथ खींचे तो वह सिर्फ एक संधि का अंत नहीं था, वह उस भरोसे का अंत था जो 30 सालों से दुनिया को परमाणु मलबे से बचाए हुए था। रूस का यूक्रेन पर हमला इसी टूटे हुए भरोसे की आखिरी कील साबित हुआ। अब नियम खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ ताकत बची है।
अब समझते हैं कि यह विश्व युद्ध की भूमिका कैसे तैयार कर रहे हैं, यानी यह सब आपस में जुड़ा कैसे। यूक्रेन युद्ध सिर्फ जमीन का टुकड़ा छीनने की लड़ाई नहीं है, यह बफर जोन की लड़ाई है। जी हां, न्यू स्टार्ट संधि का टूटना यह सबसे खतरनाक तथ्य है। यह आखिरी संधि थी जो अमेरिका और रूस को एक दूसरे के परमाणु हथियारों की गिनती करने की इजाजत देती थी। रूस ने अब इसे सस्पेंड कर दिया है। इसका मतलब है अब कोई नहीं जानता कि किसके पास कितने मिसाइल तैयार खड़े हैं। दूसरा, इकोनॉमिक वॉरफेयर। वेनेजुला और ईरान पर जो प्रतिबंध यानी सैंक्शंस हैं, वे दरअसल आधुनिक हथियार हैं। जब आप किसी देश को ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से बाहर करते हैं तो आप उसे किसी दूसरे गुट जैसे ब्रिक्स या रूस चीन गठबंधन की गोद में धकेल देते हैं। ये घटनाएं अलग अलग नहीं है, यह एक चेन रिएक्शन है। यूक्रेन में तनाव बढ़ता है तो अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाता है ताकि रूस को वहां से मदद ना मिले। यह एक ग्लोबल विषाद है जहां हर चाल दूसरे महाद्वीप पर असर डाल रही है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी बड़ी संधियां और युद्ध हमारे किचन या हमारी नौकरी पर क्या ही असर डालेंगे। सच तो यह है कि जब भी दुनिया की बड़े ताकतों के बीच का बैलेंस बिगड़ता है, उसकी कीमत आम इंसान चुकाता है, महंगाई से, अनिश्चितता से और एक अदृश्य डर से। तीसरा, विश्व युद्ध शायद वैसा ना दिखे जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। यह धीरे धीरे रिसने वाले जहर जैसा हो, जहां अर्थव्यवस्थाएं टूटती हैं, साइबर हमले होते हैं और समाज आपस में बढ़ जाता है। हमें यह समझना होगा कि शांति कोई डिफॉल्ट सेटिंग नहीं है, इसे हर रोज बातचीत और समझौतों से कमाना पड़ता है। इतिहास हमें डराता नहीं, वह हमें चेतावनी देता है। 1914 और 1939 में भी लोगों को लगा था कि चीजें संभल जाएंगी, लेकिन तब संवाद की जगह अहंकार ने ले ली थी। आज परमाणु संधियों का टूटना और महाशक्तियों का टकराना हमें उसी मोड़ पर ले आया है। सवाल यह नहीं कि तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, सवाल यह है कि क्या हम अब भी उस रास्ते पर लौटने की हिम्मत रखते हैं जहां जीत और हार से ऊपर जीवन को रखा जाता था। उम्मीद है इस विषय ने आपको एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। मिलते हैं फिर नए विषय के साथ। अपना, अपनों का और इस राष्ट्र का ख्याल रखिए। धन्यवाद।